गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो आज इसको हम पढ़ेंगे और इसका बेसिक नॉलेज लेंगे और इस प्रश्नावली 5.1 को हल भी करेंगे। ठीक है ना। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, संक्षेप में बोलते हैं एपी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है। तो हम दो एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण पहला और एक दूसरा। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है और क्या नहीं होती है। ठीक है ना। पहला हम लेते हैं 3, 5, 7, 9 और डॉट डॉट। ठीक है ना। इसके आगे और भी संख्या है। और दूसरा हम लेते हैं 8, 12 ले लो, यहाँ 15 ले लिया, यहाँ 20 ले लिया और डॉट डॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 के बाद 5 है, 7, 9। यहाँ पे क्या है, 3 में कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। और 5 में 2 जोड़ा गया तब 7 हुआ, और 7 में 2 जोड़ा गया तो क्या हुआ, 9 हुआ। यानी कि प्रत्येक के बीच का जो अंतर है वो कितना, 2 आ रहा है, यानी कि समान आ रहा है। तो समान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला क्या है 8 और यहाँ पे 12, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 में 8 के घटाए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 15 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ पे जो अंतर कितना है, 5 आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, समान नहीं है, यानी कि असमान है। ठीक है ना, असमान है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, जिनकी संख्याओं के बीच का गैप प्रत्येक पदों में समान आए तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। ठीक है ना। तो हम और ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है समांतर श्रेणी का, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है ना। ये जो होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद। प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या है, 3 है। चूंकि ये समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद 3 है। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ए बराबर 3 है। ठीक है ना। और यहाँ पे देख लेते हैं ये जो अंतर निकलता है, पदों के बीच का अंतर जो निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सारवंतर। सारवंतर। ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं सारवंतर। ठीक है। तो हम इसको डी से डिनोट करते हैं। तो हमारा इसमें क्या है, इसमें सारवंतर कितना है, देखिए सबके बीच का गैप कितना है, 2 2 आ रहा है। तो यहाँ पे सारवंतर क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, एपी। हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी एपी बराबर 3, 5, 7, 9 और यहाँ पे आगे डॉट डॉट चलती चली जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे ये जो पद होता है इसको बोलते हैं A1। इसको हम प्रथम पद भी बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4 और डॉट डॉट, आगे के पद आगे इसी प्रकार मिलते जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो होता है सारवंतर, सारवंतर, ये जो डी होता है सारवंतर, हम इसको ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो डी को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, डी बराबर सूत्र होता है यहाँ पे A2 माइनस का A1, यानी कि दूसरे पद में पहला पद घटा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर हो गया हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे दूसरे पद में हमने पहला पद घटा दिया A2 माइनस A1। और भी क्या क्या हो सकता है, हम इसमें भी घटा सकते हैं A3 माइनस A2, यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। और क्या हो सकता है A4 माइनस A3। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से निकलता आता जाता है। ठीक है। और समांतर श्रेणी में क्या होता है, डी का मान प्रत्येक जगह क्या निकलता है, समान निकलता है। ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे इसको हम D1 या D2 से और D3 से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है ना, क्योंकि तीनों समान निकलेंगे, अंतर है नहीं। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमको पता चल गया इसको क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और ये जो हमारा डी होता है इसको क्या बोलते हैं, सारवंतर। सारवंतर। यहाँ पे ये हमारा क्या, इसको हम निकालते हैं कैसे, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 और इस प्रकार से निकालते चले जाते हैं। ठीक है ना। और आगे यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पे एक मिलेगा N।
ठीक है। तो ये हमारे का यन होता है पदों की संख्या, यन होता है पदों की संख्या, यन हो गया पदों की संख्या से, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि हमको यनवा पद निकालना हो, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि यनवा पद निकालिए, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है देख लीजिए, हमको इस प्रकार से देगा ए एन बराबर, तो इसको बोलते हैं एनवा पद, एनवा पद, ठीक है ना। तो हमको जैसे एनवा पद निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है ए एन का, ए एन बराबर होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो हमको ये एनवा पद ज्ञात करने के लिए ये हमको सूत्र दिया गया है, ठीक है ना। तो हम जब भी हमसे पूछेगा कि एनवा पद निकालिए तो हम इसी से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, जी ये दिया है, ये होता है प्रथम पद, प्रथम पद होता है ए का मान, और ये जो हमारा यन दिया ये क्या होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना। और ये जो डी है इसको क्या बोलते हैं सार्वंतर, ये हो गया हमारा क्या हो गया सार्वंतर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि हमसे पूछे कि हमसे यदि निकालने को बोल दे कि पांचवा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे यन की जगह 5 रख देंगे, ठीक है ना। तो पांचवा पद ज्ञात कीजिए तो कैसा होगा ए प्लस यन की जगह हमको क्या रखना है 5 माइनस वन इंटू डी, यही तो होगा। अब A5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 5 में गया 4 इंटू में डी, तो हमारा जो हम निकालेंगे पांचवा पद तो किस प्रकार से निकलेगा A5 बराबर ए प्लस का 4D, ठीक है ना। तो ये मतलब प्रथम पद, और यहाँ पे डी दिया हुआ है इसको बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हमसे बोलते सातवां पद निकालिए तो ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 7 माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो A7 बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस का 7 में 6 गया 6D, ए प्लस का 6D हो जाएगा, ठीक है ना सातवें पद के लिए। तो हम इसी प्रकार से इसको किस प्रकार से, यदि हमको यनवा पद ज्ञात करना है और हमको ये सूत्र नहीं लिखना पूरा, ठीक है ना, मतलब वो बता रहे हैं शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमको यदि ज्ञात करना है A11 तो हम क्या करेंगे ए प्लस एक उसके पहले का, ए प्लस यहाँ पे 11 दिया तो यहाँ पे 10D लिख सकते हैं 60 में, ठीक है ना, अपने आप निकाल सकते हैं जल्दी से लिखने के लिए। और यदि हमको ज्ञात करना है ये हमको ज्ञात करना A9 तो ए प्लस का 8D हो जाएगा ना। अगर A20 तो ए प्लस का 19D ये हो जाएगा। A22 तो ए प्लस का 21D इतना हो जाएगा ना, इस प्रकार से आ जाएगा ना। आ गया कि नहीं समझ में, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। अब कहीं कहीं पे हम जो ये होता है यनवा पद होता है, इसको हम यनवा पद को कहीं कहीं पे क्या बोला था, यहाँ पे यनवा पद किसके बराबर होता है अंतिम पद के भी बराबर कहीं कहीं पे बोला जाएगा, ठीक है ना। यनवा पद को ही अंतिम पद भी बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यनवा पद को यहाँ पे ये बोल दिया जाएगा अंतिम पद, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है ना। प्रश्नावली 5.1, ठीक है ना। प्रश्नावली 5.1 बुक पे आते हैं, ठीक है ना, बुक पे आते हैं और 5.1 को ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़े जाने पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये जान लीजिए, इसको हम बता देंगे किस प्रकार। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी कि पहला पद कोई भी हो सकता है, पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको जान लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो जैसे हमने मान लिया पहला पद कितना है 5, ठीक है ना। तो एक निश्चित संख्या मान लो कोई जोड़ते चले जा रहे हैं, हमने मान लिया 2 एक हमारी कोई 2 निश्चित संख्या हो गई, यानी कि वो हमारा क्या हो गया सार्वंतर हो गया। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 5 हो गया। और दूसरा पद क्या होगा 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया। तीसरा पद हमने 7 में 2 जोड़ा 9 हो गया। और चौथा पद 9 में 2 11, इसी प्रकार से चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपनी समांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यह निश्चित संख्या एपी का सार्वअंतर कहलाती है। वही जो हमारी संख्या होती है निकलती है, जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं सार्वअंतर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ देखिए यहाँ पे दे रखा है, याद रखिए यह सार्वअंतर
धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं, आपको घरवाना नहीं कि माइनस में आ जाए तो ये हमारा सार्वंतर नहीं है, या तो जीरो आ जाए तो सार्वंतर नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य दोनों हो सकता है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 5.1 पे, ठीक है ना। तो इसको अब हम हल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन पे क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, ये हमसे पूछ रहा है। यानी कि समांतर श्रेणी है और क्यों, ये हमसे पूछ रहा है, मतलब कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ठीक है ना। तो ये हमको पूछ रहा है कि ये जो स्थिति है ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको हम हल करते हैं आगे, ठीक है। प्रश्नावली 5.1 का ये पहला क्वेश्चन है, ये पहले का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कोई रास्ता दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या टैक्सी चल रही है इस रास्ते पे, ठीक है। तो यहाँ से टैक्सी स्टार्ट होती है और ये यहाँ पे क्या जाती है, पहले किलोमीटर से, और ये कितना, यहाँ से 2 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ से 4 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से जा रही है। यहाँ पर क्या टैक्सी है और यहाँ से जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे टैक्सी और जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पे बोल रहा है कि टैक्सी जो पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना लेती है, 15 रुपये। यानी कि टैक्सी जब यहाँ से यहाँ तक जब 1 किलोमीटर चलती है तो किराया 15 रुपये लेती है, ठीक है ना। इतना समझ में आएगा। अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या बोल रहा है, 15 रुपये के बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितना कितना हो जाएगा किराया, मतलब जो 15 है इसमें 8 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये बढ़ता चला जाएगा। देखो जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये जो 15 था तो इसमें 8 और जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरे किलोमीटर पे आ गई, फिर यहाँ पे 8 रुपये जोड़ दिया जाएगा, जितना यहाँ का होगा उसमें से 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से चल रही है टैक्सी हमारी, ठीक है ना। तो अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको देखिए क्वेश्चन पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया हमको यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 रुपये, ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमको दे रखा है प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये हो गया, तो हम इसको मान लेते हैं ये हो गया श्रेणी का प्रथम पद हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं A1, ठीक है ना। A1 बराबर 15 रुपये होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ज्ञात करना द्वितीय किलोमीटर, द्वितीय किलोमीटर का किराया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय किलोमीटर का किराया हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो पहले तो 15 रुपये तो था ही, और प्लस यहाँ पे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ा, 8 रुपये, तो 8 रुपये इसमें और हो जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 15 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यानी कि द्वितीय किलोमीटर के किराया ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको एक समांतर श्रेणी को चेक करनी है, तो इसके लिए हमको कम से कम 3 पद होना आवश्यक है, यानी कि श्रेणी के 3 पद पर हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या 2 पद तो मिल गए, ये हो गया A1 और ये हमारा A2 हो गया, 2 पद मिल गए। अब हमको ज्ञात करना तीसरा पद भी ज्ञात करना पड़ेगा, मिनिमम 3 पद होना चाहिए, मैक्सिमम 4 दिन ले लो, ठीक है ना। तो अब तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले से हमारा ये हो जाएगा, हमारा क्या A3 हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर किराया A3 हो जाएगा, यानी कि श्रेणी का तीसरा पद हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या A3 दे रखा है, तो हमारा पहले 2 किलोमीटर में कितना हो गया, यहाँ पे कितना 23 हो गया था, और प्लस यहाँ से फिर जब तीसरे किलोमीटर पे जाएगी तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा तीसरा पद निकला A3 वो 31 हो गया, ठीक है ना। अब हमको ज्ञात करना सार्वंतर ज्ञात करना, ठीक है। यदि हमारा सार्वंतर प्रत्येक जगह पे समान निकलता है तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ज्ञात करें सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, A2 माइनस का A1 बराबर A2 माइनस का A1, ठीक है। तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे क्या A2 हमारा 23 है, माइनस A1 हमारा कितना 15 दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि D बराबर जो निकलेगा हमारा 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा,
ये हमारा हो गया, सारवंतर 8 निकला। और हम दूसरा निकालते हैं, ये हम इसको हम ले लेते हैं D1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, D1 ले लिया। अब निकालते हैं D2 का मान, तो D2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे था, यहाँ हो जाएगा A3 माइनस का A2, ये हो जाएगा नहीं। तो A3 हमारा कितना, यहाँ पे कितना है 31 दे रखा है, माइनस का A2 23, इतना हो गया। यानी कि D2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 31 में 23 घटाया जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ भी देखिए, ये जो दोनों हमने सारवंतर निकाले हैं, दोनों क्या सेम है, लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पे क्या दे रखा है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हल करते हैं इसको। अब नंबर 2 पे दे रखा है, नंबर 2 पे यहाँ पे दे रखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/, यहाँ पे शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये स्थिति हमसे पूछ रहा है कि ये एक समांतर श्रेणी है अन्यथा नहीं है। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं नंबर 2 पे। ये प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा भाग है, पहले का दूसरा भाग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई किसी बेलन में उपस्थित, तो ये कोई बेलनाकार है, ठीक है ना, बेलन, इसमें हवा भरी हुई है, ठीक है ना। और इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है पंप लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या पंप लगा हुआ है, ठीक है ना। जो पंप है इससे हवा निकाल दी जाती है, जो जिसमें संपूर्ण हवा भरी हुई है, तो उसका 1/4 हवा इस यहाँ से बाहर निकाल देता है, ठीक है। यानी पहली बार हवा निकाली तो इसका कुल मात्रा होगी तो उसका 1/4 निकल जाएगी, फिर जो 1/4 को छोड़कर बाकी बची, फिर दोबारा निकाली तो उसका 1/4 बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमसे दे रखा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना बेलन के अंदर, माना बेलन के अंदर, माना बेलन के अंदर हवा की मात्रा, कुछ मानना पड़ेगा, हवा की मात्रा बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मान लिया कि बेलन के अंदर 1 यूनिट कोई भी हवा भरी हुई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्नानुसार यहाँ पे हवा कितनी निकालता है, प्रत्येक बार में पंप जो हवा कितनी निकालता है, तो प्रत्येक बार पंप द्वारा निकाली गई हवा, पंप द्वारा निकाली गई हवा बराबर 1/4, यानी कि 1/4 भाग वो हवा निकाल लेता है जितनी भी होगी, ठीक है ना। तो ये हमसे बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा हवा निकालता है 1/4, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देख ले, जो बेलन के अंदर हवा की मात्रा जो 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद, A1 बराबर 1, ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, A1 बराबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब जो हम निकालेंगे हवा, अब हमने क्या किया कि इसका 1/4 हवा निकालेंगे, ठीक है ना। तो हवा निकालने पर, पहली बार हवा निकालने पर कितनी निकाले, इसका 1/4 भाग निकालेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। A2 बराबर 1 माइनस इसका जो 1/4 निकाल दिया, ये हमारी तो 1 थी, इसका 1/4 भाग निकाल देगी, तो देखिए कितना बचेगा, 4 माइनस का 1, यानी कि 3/4 निकलेगा। जो हमारा A2 आया वो कितना हो गया, 3/4 निकला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मिनिमम हमको 3 पद ज्ञात करने होते, तो ये हमारा पहला क्या होगा, A1 और ये A2। अब हमको क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो पुनः हवा निकालने पर, ठीक है, एक बार फिर 1/4 भाग इसका निकालेंगे हवा, पुनः हवा निकालने पर, ठीक है ना। तो पुनः नल के द्वारा हवा निकालेंगे पंप के द्वारा, तो हमारी जो पंप मतलब बेलन के अंदर हवा बची हुई है, कितनी बची हुई है, 3/4 बची हुई है। तो अब 3/4 का
जो है 1/4 भाग फिर हवा निकलेगी, ठीक है ना। तो पुनः हवा निकालेंगे तो हमारा जो निकलेगा A3 वो कितना, देखिए 3/4 भाग तो है पहले से ही, ठीक है ना। अब इसका 1/4 भाग निकलेगा, 1/4 भाग निकलेगा तो इससे 1/4 से गुणा किया, ठीक है ना। तो अभी आप कितना बचा 3/16, यानी कि जो हमारा A3 का मान निकला है, नहीं ये तो इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा A3 नहीं निकला हो, ये हमारा हो जाएगा, ये तो 3/16 हवा निकलेगी, ठीक है ना। ये हमारा A3 नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा A3 नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा A3, जब हवा निकालेंगे तो 3/4 का जो चौथाई भाग होगा ये 3/16 है, ठीक है ना। अब जो हम निकालेंगे A3 तो वो क्या होगा, पहले से 3/4 थी, अब उसमें से 3/4 का 1/4 भाग निकल गई तो वो कितनी हुई 3/16, तो 3/16 ये इसका चौथाई हिस्सा है, ठीक है ना। अब जब 3/4 में 3/16 घटेगा तब जाके निकलेगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9/16 बचेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये जो निकला A3 का मान कितना निकलेगा 9/16, ठीक है ना। अब देखिए हमारी श्रेणी की जो है 3 पद निकला है, A1 बराबर 1, A2 बराबर 3/4 और जो हमारा A3 निकला है 9/16 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, सारवंतर, ठीक है ना। इस सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है A2 माइनस का A1, तो हमारा D1 क्या निकलेगा, हमारा देखिए यहाँ पे दे रखा है A2 कितना है 3/4 माइनस A1 हमारा कितना था, A1 हमारा था 1, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो 3 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1/4, हमारा जो है D1 कितना निकला 1/4 निकला, ठीक है। अब क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे। अब D2 क्या था A3 माइनस का A1, तो हमारा A3 कितना है 9/16 माइनस का A2, ये होगा A2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। A2 कितना है 3/4, तो इसको हल करते हैं, देखिए तो यहाँ पे 16 लासा आ गया, 9 माइनस तो 4 3 12, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3/16 बचेगा, माइनस का 3/16 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए D1 जो है माइनस का 1/4 और D2 माइनस का 3/16 है, लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सारवंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, जब प्रत्येक जगह सारवंतर का मान समान होगा तो वो ही हमारी क्या होती है समांतर श्रेणी होती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन पे दे रखा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, यानी कि जो कुएं का पहला मीटर खोदा जाएगा उसकी लागत कितनी है 150 रुपये, ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी कि जो पहले किलोमीटर की खुदाई की लागत कितनी 150 है, फिक्स है वो। अब उसके बाद दूसरे मीटर तक खोदने जाएंगे तो उसकी लागत 150 में से 50 और जुड़ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 50-50 जुड़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ये हमसे दे रखा है, तो हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तीसरा पार्ट, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोई कुआं है, ये क्या कुआं है, दे रखा है कुआं, ठीक है ना, ये कोई कुआं दे रखा है। मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर हुआ, यहाँ से 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जो हम निकालेंगे, ये हो गया पहला, दूसरा मीटर, ये तीसरा, ये चौथा मीटर हो गया, ठीक है ना। हमने 1 किलोमीटर मतलब खुदाई की तो कितना लागत, पहले किलोमीटर का खुदाई की लागत कितनी हुई 150 रुपये, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम यदि निकालते हैं A2 का मान, मतलब कि दूसरे मीटर की खुदाई, तो A2 क्या होगा 150 तो पहले से ही था,
प्लस उसमें अब क्या बोल रहा है कि जब दूसरे और तीसरे में आते हैं तो 50 रुपये उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो 150 में 50 रुपये और जोड़ दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। और फिर जाएंगे तीसरे मीटर की खुदाई के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा A1 का मान, ये A2 और ये A3 बराबर हो जाएगा, ये तो हमारा 200 तो पहले सर, फिर से इसमें 50 जोड़ दिया तो हमारा क्या 250, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से A4 हो जाएगा, 250 में से 50 जुड़ा 300 रुपये, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा कुएं की खुदाई का, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए प्रथम मीटर खुदाई, यानी कि पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, की लागत, इसको ठीक इसी प्रकार से लिखना है। इसको हमने क्या माना A1, ये हमारा कितना 150 रुपये हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार द्वितीय मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत यहाँ पे A2 हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा A2 कितना हो जाएगा, A2 हमारा निकला 200 निकलेगा, यानी कि 150 में और 50 जोड़िए। इसी प्रकार तीसरे मीटर खुदाई की लागत, तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, ये हो गया हमारा A3 हो जाएगा, वो कितनी, ये जो हमारा A3 निकला था 250 निकला था, ठीक है ना। इसको हमने जल्द हल्का थोड़ा वैसे किया डायरेक्ट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना हो गया 250 रुपये हो गया, ठीक है ना। अब हमको देखिए श्रेणी के 3 पद पता चल गए, A1 A2 A3 पता चल गया, ठीक है ना। तो मिनिमम हमको 3 पद चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे सारवंतर, तो यहाँ पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है A2 माइनस का A1, तो D1 हमारा हो जाएगा, A2 हमारा 200 दे रखा है, माइनस A1 हमारा 150 रुपये, तो D1 क्या आया 200 में 150 गया, बचेगा 50, D1 निकला 50। और ठीक इस प्रकार से निकालते हैं D2 क्या होता है, D2 को ले लेते हैं A3 माइनस का A2 हो गया, तो D2 बराबर हो जाए A3 हमारा कितना रखा है 250 माइनस का 50, नहीं 250 माइनस का A2 कितना है, A2 हमारा 200 है, 250 में 200 घटाया 200 है, ठीक है ना। तो बचेगा हमारा 50, यानी कि जो हमारा D2 भी निकला वो भी कितना निकला 50। देखिए D1 50 D2 50 लिखेंगे, चूंकि सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, इसको डिनोट करते हैं AP से, समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, बुक पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मूलधन जो दे रखा है वो 10,000 रुपये, और यहाँ पे किस तरह से ब्याज लिया जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये क्या होता है ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, ठीक है ना। जितना ब्याज होगा उसका भी ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। जो साधारण ब्याज होता है तो एक बार लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हमको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे, साधारण ब्याज निकाल के, यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, उसको मूलधन में ऐड करके फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे, ठीक है ना। उसको ज़्यादा आसानी रहेगी हल करने पर, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमको 10,000 रुपये दे रखा है, मूलधन जो है 10,000 दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पहले वर्ष की राशि हो जाएगी, ठीक है ना। तो नंबर 4 दे रखा है इसका चौथा पार्ट। तो पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि कितनी दे रखी है हमको, तो मूलधन है, इसको ले लेते हैं A1, प्रथम पद हो जाएगा, ये हमारा 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पे 10,000 दे रखा है पहले वर्ष की राशि, और यहाँ पे दर जो है, दर कितनी 8% दे रखा है, दर 8% हो रखा है, ठीक है ना। तो अब हम जो दूसरे वर्ष का जो हम ब्याज निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो कितना आएगा, ठीक है। तो देखते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, इसका सूत्र होता है मूलधन, मूलधन
इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये इसका सूत्र होता है। 100, केवल 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना दे रखा है 10,000, इंटू दर 8, इंटू समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष ही तो समय है, बटे 100। तो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, तो बचेगा कितना हमारा 800 रुपये। यानी कि जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो कितना आ रहा है, 800 रुपये आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारी दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, दूसरे वर्ष की राशि हमारी क्या हो जाएगी, जो मूलधन होगा और प्लस ब्याज दोनों मिलके हो जाएगा। तो हमारा दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, इसको हम ले लेंगे A2। ये हमारे क्या हो जाएगी, मूलधन हमारा कितना था 10,000, प्लस जो ब्याज कितना है 800, तो दोनों मिला के 10,800 रुपये हो गए। ये हमारा दूसरे वर्ष की राशि होगी, ठीक है ना। अब निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, निकालेंगे कि हमारे तीसरे वर्ष में ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। तो तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है ना। तो सूत्र तो वही होगा, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100, यही होगा। लेकिन इस बार जो हम लेंगे मूलधन, क्या लेंगे, इसके पहले ये वाला मूलधन लेंगे 10,800 रुपये। तो मूलधन की जगह 10,800 इंटू दर 8% गुणते समय 1 वर्ष बटे 100। तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। तो इसका गुणा हम कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 के जीरो में 6 हासिल, 8 कम 864 रुपये। तो दूसरे वर्ष यानी तीसरे वर्ष का जो हमारा ब्याज निकला 864 रुपये मिला, ठीक है ना। तो अब हमारे तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगी, तीसरे वर्ष की राशि, यहाँ पे तीसरे वर्ष की राशि हमारे हो जाएगी मूलधन प्लस ब्याज, ये तो होगा। तो मूलधन हमारा कितना था 10,800, प्लस हमारा जो ये था 864 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 6 1 1, ठीक है, 11,664 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि तीसरे वर्ष की जो राशि, तो हम इसको ले लेंगे A3, यानी कि हमारा जो निकला A3 निकला 11,664 रुपये निकला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर, हमारा सारवंतर क्या, सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 क्या होता है, A2 माइनस का A1। तो D1 हो जाएगा A1, ये हमारा A2 कितना दे रखा है, A2 दे रखा है, देखिए यहाँ पे 10,800 रुपये दे रखा है। और हमारा A1 क्या था, A1 हमारा 10,000 था। तो हम इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 800 रुपये, ठीक है ना, 800 रुपये हमारा बचेगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, D2 निकालेंगे, A3 माइनस का A2। तो D2 जो निकलेगा, A3 हमारा कितना है, A3 हमारा 11,664 माइनस का A2 यानी कि 10,800 रुपये। इसमें से घटाएंगे तो 4 6 16 में 8 गए 8 बचेगा, और यहाँ पे 16 में 8 गए 8, यहाँ पे बचा 0, 0 में 0 गया 0, और यहाँ पे बचेगा केवल 864 रुपये, ठीक है ना। तो ये हमारा D2 का मान हो गया 864। D2 हमारा कितना हो गया हमारा 864 हो गया। यहाँ पे देखिए D1 D2 के समान नहीं, यानी कि सारवंतर समान नहीं है, चूंकि सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। तो अतः यह हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो दिया है प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन, इसके चारों पार्ट हमने हल करा दिए हैं, ठीक है ना। तो और इसके बाद जो हमारे दे रखा है दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, तो इसको हम दूसरे पार्ट में हल करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।